सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाभी रोज मुझसे ताज़ा मछली मंगवाती थी, मगर उस वक्त मुझे बहुत हैरत होती। तब भाभी सारी मछली बिना पकाए अपने कमरे में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती मछली बहुत मज़े की थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन भी लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान की तबीयत थोड़ी खराब थी। मैं आंगन में ही बैठी थी, जल्दी से उठकर उनके पास आई। मैं बहुत फिक्रमंद थी, मगर वह बोले कि थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भाई को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ ही नहीं आई। भाई ने मुझे घूर कर पूछा कि शीतल कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों है। मैं घबरा गई। मैं बोली, भाई भाभी तो कमरे में ही शायद आंख लग गई होगी, उनकी आराम कर रही होंगी। भाई ने जोर जोर से दरवाजे पर नॉक किया, फिर बोला, शीतल दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ ना दी। मैं भाई का हाथ पकड़कर उन्हें चारपाई के पास ले आई और बोली कि आप यहाँ बैठ जाएं, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। मैंने भी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती जा रही थी कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भाई आराम करने घर पर आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन भाभी को कोई परवाह नहीं थी। भाई के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा एकदम गुस्से की वजह से लाल पड़ चुका था। मैं बोली, भाई आप मेरे कमरे में आराम कर लें, हो सकता है भाभी सो गई हूँ, पिंकी भी तो सो रही है ना। भाई ने बोला, जाओ तुम भी आराम कर लो। लेकिन भाई के पास ही बैठी रही। तभी भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाती हुई बाहर निकलने लगी। भाई एकदम गुस्से से उठा और भाभी से गुर्रा कर बोला, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या, मैं अपने दो मासूम बहनें तुम्हारे सर पर करके काम के खातिर बाहर निकलता हूँ और तुम हर रोज़ यही सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं। मैं खुद 17 साल की कम उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भाई को गुस्से में देखकर खुद डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, भाई आप ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं। भाभी ने कभी हम दोनों को गैर नहीं समझा। वह माँ की तरह हम दोनों बहनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज उनकी तबीयत खराब हो, इसलिए सो गई होंगी। मेरी बात सुनकर भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में से आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। मैं बोली, कृपया है भगवान की रूबी। मैं बोली, भाभी चलो किचन में मिलजुल कर मछली बना लेते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली, रूबी मछली तो मैंने खा ली, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाती हुई किचन में चली गई थी। मैं हैरत में थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने मछली खा ली है, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। मैं कच्ची मछली अपने कमरे में ले गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी भी आंख लग गई थी। जब शाम हुई तो मेरी आंख खुल गई थी और मेरी छोटी बहन पिंकी भी जाग गई थी। हम दोनों बहनें ट्यूशन चले गए थे। ट्यूशन से वापस आए तो अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी के साथ काम में हाथ बटाने लगे थे। आज भाभी मुझे बड़ी बेचैनी सी और खोई खोई सी लग रही थी। भाई भी किचन में आ चुके थे। अब भाई बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। वह भाभी के साथ भी मामूली बातें कर रहे थे। मैंने ये सोचकर सब नज़रअंदाज कर दिया था कि मेरा वहम होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार होकर भाई के साथ चली गई थी। वह ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ ले जाया करते थे। मैं और पिंकी एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं।
मेरी बहन के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए उसे छुट्टियां थी, जबकि मैं थर्ड ईयर में थी। मेरे एग्ज़ाम को भी 2 हफ्ते रह गए थे। कॉलेज से वापस पर बस में सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंचती, मैंने भाभी को अपना इंतज़ार करते ही पाया था। वह बोली, रूबी जल्दी कपड़े बदल कर और मुझे 1 किलो मछली लाकर दो। फिर वह कमरे से पैसे लेने चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं भाभी शीतल की फरमाइश पर 1 किलो मछली लेकर आ गई थी। मैं भाभी को मछली का पन्नी पकड़ा कर जोर से कहा, भाभी आज आप मछली का सालन बना लीजिएगा। भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए गुम हो गया था। फिर उन्होंने हाँ में सर हिलाकर मछली अपने कमरे में ले गई। मैं एकदम से अपने कमरे में आई थी। फिर वो बदबूदार मछली अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। कंधे उचक कर अपने कमरे में आकर बैठने लगी थी। शाम के वक्त भाई ऑफिस से आए तो मेरे और पिंकी के लिए खाने पीने की सामान ले आए थे। भाई की आवाज़ सुनकर भाभी भी कमरे से बाहर निकली तो वह ये लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई। पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब वह फिर क्यों लंगड़ाने लगी। मुझे भाभी पर शक हुआ कि वो कहीं भाई को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे के तरफ देखा तो साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ में हैं। मैंने अपनी सोच को परे कर दिया और भाभी के पास गई और उनसे प्यार से कहा कि उनके पाँव पर क्या हुआ है, तो वह चुप कर गई थी। भाई को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फट से किचन में चली गई थी। मैं अक्सर किचन में भाभी का हाथ बटाने के लिए बोल दिया करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए किचन में चली गई थी। मैं बोली, भाभी मछली का सोच सोच कर तो आज मुझे बड़ी भूख लग गई है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था। फिर बोली, रूबी आज तो घर में भरवा भिंडी बना हुआ है, मछली तो मैं खा गई। वाह क्या लजीज मछली थी। मैं बड़ी हैरत से अपने भाभी को देखने लगी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं भाभी के हरकतों से दुखी थी, मगर पिंकी को देखकर चौंक गई थी। वह अपनी फर्स्ट ईयर की किताबें खोले बैठी थी। मैं बोली, जब पढ़ने के दिन थे तब तो पढ़ाई से जान बचाती थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैंने पिंकी से किताब पकड़ने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और वह बड़ी गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया कर, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया कर। सिर्फ मुझसे 3 साल बड़ी है, ना कि 30 साल, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती है। मुझे पिंकी से इस तरह की शब्द की हरगिज उम्मीद नहीं थी। पिंकी ने तो कभी मेरे साथ ऐसी बातें भी नहीं की थी। मैं उसको छोड़कर बाहर आकर भाई के पास बैठ गई थी। भाई मुझसे मेरे पढ़ाई के बारे में सवाल पूछ रहे थे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी के टांग पर था और भाभी भाई के सामने आने से हिचकिचा रही थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी कि भाई के सामने लंगड़ा कर ना चले। भाई ने मुझे सोचों में गुम पाया था। मुझसे परेशानी की वजह पूछी थी। मैंने भी बिना लगी लपटी भाई को बता दिया। पिंकी ने मेरे साथ बदतमीजी कि पिंकी ने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया था। वह बोली, मम्मी पापा खुद तो मर गए, मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भाई कहता है कमरे में ना बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भाई पिंकी की हालात देखकर हैरान रह गए थे। उठे और पिंकी को गले से लगा लिया। पिंकी को पुचकारने और प्यार करने लगे और बोले, पिंकी तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। पिंकी कुछ भी बोले बिना बस रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिया और हम सब से माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। भाई ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, शीतल आजकल पिंकी घर में होती है, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है।
कोई बात है क्या? भाभी का चेहरा एकदम से डर के मारे लाल हो चुका था। वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वह बोली, राजीव, पिंकी हर वक्त अपने कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने एक दो बार उससे बोला था कि घर के कामकाज में मेरा हाथ बटा दिया करो, यूं तो तुम बोर भी नहीं हुआ करोगी। शायद उसने मेरी ये बात बुरी लग गई है। भाई कुछ सोचने लगे थे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे शीतल भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात बस इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो थी। खैर, अगले दिन भाई हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज़ लेकर आए, किताबें और नोवेल भी लेकर पिंकी के हाथ में थमा दिए और बोले कि आज के बाद तुम बोर नहीं हुआ करोगी। फिर लट्टू भाभी को थमाकर बोले, शीतल तुम और पिंकी लट्टू खेल लिया करो। भाभी मुस्कुरा दी थी। मैं कमरे में आई तो बड़ी जोश में लग रही थी और बोली, रूबी, मैं तो सारा दिन फिल्में देखा करूँगी, तुम पढ़ाई में अपना सर खपाती रहना। मेरा भी जी ललचा गया था। भाई पिंकी के लिए बच्चों वाली फिल्में लेकर आए थे, इतनी हंसी मजाक वाली फिल्में। रात देर तक जागकर पढ़ाई करती थी। जब मैं भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा तो दबे कदमों में चलती हुई छत पर चली गई थी। न जाने वे रात के उस पहर छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब कुछ भूलकर बाहर देखती रहती थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। ये सब क्या हो रहा था आखिर? मैं ऐसी सोच में ढलती जा रही थी कि जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसा थमा दिया और मुझे मछली लेने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े बदलकर अपने कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि पिंकी फर्स्ट ईयर की किताबें पकड़कर बैठी हुई थी। मुझे देखकर इस तरह बुखला सी गई थी। जल्दी से वह किताबें समेटकर अपने कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी को मछली लाकर दूं, पिंकी को तो मैं बाद में देखूंगी। मैं मछली ले आई तो भाभी ने मुझे पन्नी ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गई थी। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और पिंकी की खबर लेने के लिए कमरे में गई। बोली, रूबी, तुम भाभी को रोज़ रोज़ ये मछली लाकर मत दिया करो। मैं हैरान रह गई कि ये ऐसा क्यों कह रही है। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ पिंकी? पिंकी जल्दी से उठकर कमरे से मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। मैं पिंकी की बात को मैंने झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह हर वक्त घर में हुआ करती थी। उसे तो भाभी के बारे में कुछ तो खबर होगी। मैंने पिंकी को कसम देकर मना कर दिया कि वह फ़िलहाल इस बात का जिक्र किसी से भी न करे। मैं खुद उसके सारे मामले की तह तक जाऊंगी। फिर सच सामने आने के बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। मैं पढ़ने के लिए बैठ गई तो पिंकी छत पर चली गई थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब सी हरकतें किया करती थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि भाभी कमरे से निकल आई। वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मुझे दिल में कुछ काला महसूस हुआ था। मैं बोली, भाभी मछली कहाँ गई? भाभी बोली, वह तो मैं खाली, बड़ी ही लजीज मछली थी। मैं चुप कर गई थी। भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई काम काज करने लगी थी, जब अचानक मुड़कर बोली, रूबी, पिंकी कहाँ है? मैं बोली, भाभी वह तो छत पर है। भाभी का रंग अचानक ही फीका पड़ गया था। वह लंगड़ाती हुई छत की तरफ गई थी। मैंने सर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। ये दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल करेंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए भी बड़ी देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। वह पिंकी को बड़ी बुरी तरह से डांट रही थी। पिंकी की रोने की भी आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए दुख सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची, भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने पिंकी को गले से लगाया और प्यार से बोली, लट्टू नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? पिंकी ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी थी। उन दोनों को देखकर मैं दंग रह गई थी।
मैंने पिंकी का हाथ पकड़कर उसे नीचे खींचते हुए अपने साथ ले आई थी। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा कि भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी। पिंकी घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेगी, बल्कि वह तो मुझसे बहुत प्यार कर रही थी। मैं कुछ सोच कर चुप हो गई थी। मैं बोली, पिंकी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने मुझे जो बात बताई थी वह सिर्फ तुम्हारे वहम पर ही बनी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पूरा सबूत लाकर दो। कल मैं जब भाभी को मछली लाकर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वह मछली कैसे खाती हैं और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती हैं। मेरी बात सुनकर पिंकी एकदम से मुस्कुरा दी। वह बोली, रूबी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर मैंने अपने दिमाग में सारा आइडिया सोचने लगी थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को अपने इंतज़ार करते हुए पाया था। वह बोली, रूबी जल्दी से मछली ला दो। मैं मुंह हाथ धोने के लिए कमरे में चली गई और पिंकी को भी समझा दिया कि मैं जैसे ही भाभी को आवाज़ देकर बुलाऊंगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हामी भर ली थी। मैंने भाभी को आवाज़ दी और बोली, भाभी मछली अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी लाकर देती हूँ पैसे। इतनी देर में पिंकी भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं मछली ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वह मछली मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई थी। मैं बाहर आंगन में ही जले बिल्ली के पैर की तरह चक्कर पे चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। मैं किचन में चली गई तो पिंकी भी उनके कमरे से निकल आई थी। ये देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि पिंकी भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने पिंकी को बाजू से थामा और बोली, पिंकी क्या मालूम हुआ है तुम्हें। पिंकी बड़ी परेशान सी लग रही थी। फिर वह बोली, रूबी हमारी भाभी कैरेक्टर की अच्छी नहीं है। तुम नहीं जानती कि भाभी के कमरे में एक खुफिया खिड़की भी है। भाभी मछली लेकर उस खिड़की से बाहर निकल जाती हैं। रूबी मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुपाकर घर से निकलती हैं, मगर तुमने ही यकीन नहीं किया था। तुम्हें मालूम है क्या, वह खिड़की बड़ी तंग सी है। उससे निकलते हुए मैं पैर पर चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती हैं। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर उस चोट की वजह से मैं ऐसा ना कर पाई। मैंने पिंकी को कसम दिया केवल भाई से इस बात के बारे में ना बताए। वह बोली, मैं पागल तो नहीं हूँ जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने पिंकी को एक किताब थमा दी और बोली कि तुम इसका पूरा चैप्टर पढ़ोगी। मैं उसका नन्हा सा दिमाग दूसरी तरफ लगाना चाहती थी, जबकि मैं खुद उसी के बातों के बारे में सोच रही थी। भाई और भाभी के रिश्ते ठीक हैं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छी थी, मगर वो मेरे इकलौते भाई के साथ बेवफाई कर रही थी। ये बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। न जाने कितनी देर में सोती रही, जब मैं भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज़ से उठ बैठी थी। हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागकर बाहर निकली तो आंगन में भाभी, भाई और पिंकी को देखकर मुझे लगा पिंकी ने भाई को भाभी की हरकतों के बारे में बता दी है, जब ही तो वह उस पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भाई गुस्से से बोले, रूबी मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुमसे यही नहीं संभली। भाई का इशारा पिंकी के तरफ था। जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भाई क्या हुआ है। भाई के आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोले, तुम पिंकी से सिर्फ मुझे ये मालूम करके बताओ कि छत पर कौन था जो उससे मिलने आया था। मैं एकदम ही कपकपा गई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से ना में सर हिला दिया था। मैं बोली, नहीं नहीं भाई, मेरी पिंकी ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी आगे बढ़कर बोली, राजीव आप बिना वजह हम सबको गुस्सा कर रहे हैं और चीख रहे हैं। पिंकी अभी बच्ची है, सुधर जाएगी। भाई अब भाभी को घूर रहे थे। वह बोले, मैंने शादी से पहले ही रोज़ तुम्हें कह दिया था कि ये दोनों लड़कियां बस मेरी बहन ही नहीं, बल्कि मैंने इनको अपनी बेटियों की तरह समझा है।
तुम माँ बन ना सकी, उनकी परवरिश करना, ये परवरिश की है तुमने उनकी। मैंने पिंकी का हाथ थामा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई थी। मैं पिंकी से बोली, तुम मुझे सब सच बता दो, आखिर बात क्या है। वह रोते हुए बोली, भाभी चाहती हैं कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाएं, इसलिए वह ये सब करके हमें भाई के नज़रों से गिराना चाहती हैं। पिंकी के बात ने तो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाएंगे। अगले रोज मैं भाई के साथ कॉलेज जाने लगी तो वह बड़े चुप से थे। उनकी आंखें सुर का अंगार बन चुकी थी। मैं बोली, भाई आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज लेने आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भाई कुछ कहे बिना चले गए थे, मगर ये शुक्र था कि वह मुझे लेने आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर के बाहर ही रहे, जब मैं उन्हें इशारा करके बुलाऊंगी तब ही वह आएं। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने मछली की फरमाइश कर दी थी। थोड़ी ही देर बाद जब मैं मछली लेने बाहर निकली तो भाई आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो। मैं बोली, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं मछली लेकर घर के अंदर चली गई तो भाभी मेरे हाथ से अचानक से पन्नी लेकर कमरे में चली गई थी। मुझे उसी वक्त का इंतजार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भाई को अपने साथ घर ले गई। मैंने कहा कि भाई आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलें। भाई के पास एक अलग तरह का कड़ा था जिसके जरिए उन्होंने हुई जा रही थी। भाई उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और पिंकी भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से निकल पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर दराज एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। वह एक आशियाना सा बना हुआ था, जहां लोग झाड़ फूक और ताबीज करवाने आते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनका रंग सफ़ेद पड़ चुका था। ऐसा लगता था कि उनमें खून का एक कतरा भी नहीं है। भाई आगे बढ़े, भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भाई के तेवर बड़े खतरनाक दिख रहे थे। वह बोले, शीतल, आज अपनी आंखों से सब देख चुका हूँ, झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, सच बोल दो। भाभी रोने लगी थी। वह बोली, राजीव, भगवान की कसम, मैंने हमेशा आपकी और आपकी बहनों की भलाई ही चाहा है, मगर आप उनकी वजह से मुझ पर शक करते हैं कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती थी। उनकी वजह अक्सर मुझे डांटते रहते थे, बातें सुना दिया करते थे। मुझे शक हो गया शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मुझे छोड़ देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात किया तो वह बोली कि एक पीर बाबा हैं जिनका ताबीज़ इतना अच्छा है कि पति को मुट्ठी में कर लेता है। इसलिए मैं आप सबसे छुपकर उनके आस्थाने पर जाने लगी थी। पीर बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन 1 किलो मछली लाकर मुझसे दम करवानी है और फिर वही मछली नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे ये सब करते हुए 27 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद पीर बाबा के बताए हुए मंत्र का जाप करती थी, इसलिए मैं पिंकी का ख्याल नहीं रख पाई। मुझे चूक हो गई। पिंकी मोहल्ले के आवारा लड़के सूरज से मोहब्बत कर बैठी और उनके बातें करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। मुझे पिंकी पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे पिंकी के मोबाइल में सुरेश का मैसेज दिखा और उसमें उसने पिंकी की बड़ी तारीफ़ें लिखी हुई थी। मैंने वह मैसेज को देखा था। मैंने उस दिन पिंकी को डांटा था और कहा था कि मैंने तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भाई को बता दूंगी, इसलिए बाज आ जाओ। मगर पिंकी तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं ये ठान चुकी थी कि 30 दिन का अमर पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं पिंकी का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने पिंकी की तरफ देखा तो वह बिल्कुल
शर्मिंदा थी। उसका सर झुका चला जा रहा था। भाई ने आगे बढ़कर पिंकी के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा अगर रमेश अच्छा लड़का होता उससे तुम्हारी शादी करवा देता। एक नंबर का वह घटिया इंसान है। मोहल्ले के हर लड़की पर उसकी नज़र रहती है। पिंकी रोने लगी और बोली, भाई घर में अकेले ही और तन्हा हो जाती थी, इस वजह से मैं इस गलत काम में पड़ गई थी, वरना मुझे रमेश में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई मुस्कुरा दिए थे। उनके सर से एक भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब वह भाभी की खबर लेने वाले थे। वह भाभी को हमारे सामने नहीं डांटना चाहते थे। मैं बोली, भाई भाभी को कुछ कहिएगा नहीं, हमारी माँ जैसी हैं। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों को गले से लगा लेती थी। अब एक बार फिर हमारे घर में प्यार की फिजाएं फैल गई थी और मेरे भाई के यहाँ एक नन्हा मुन्ना मेहमान भी आ गया था। तो कैसी लगी मेरी कहानी दोस्तों? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड